हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आज हम EMI चैप्टर का 10+2 फिजिक्स NCERT चैप्टर नंबर 5 का MCQ बेस्ड फार्मूला बेस्ड एक वन शॉट वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर फार्मूला बेस्ड रिवीजन होगी और थोड़े से MCQ करके हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस पंजाब कृषि बोर्ड के एग्जाम के लिए या CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी भी टर्नल एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इनमें हम क्वेश्चंस करने का ढंग बता रहे हैं, कैसे करना है, और जल्दी जल्दी से रिवीजन करा रहे हैं। जल्दी से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। EMI चैप्टर के अंदर इसका पार्ट वन EMI के पार्ट 1 वीडियो के अंदर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसके अंदर हमने फेराडेज लॉ को डिटेल में समझाया है, लेंजेस लॉ को समझाया है, लेंजेस लॉ ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी बताया है, सेल्फ इंडक्शन क्या होती है ये बताया है। आज इस वीडियो के अंदर उसको भी साथ में दोबारा से रिवाइज करते हुए म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट्स, मोशनल EMF के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियोस। तो पहले हम क्विक रिवीजन ले रहे हैं। क्विक रिवीजन के अंदर जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन के अंदर, हमने EMI चैप्टर को स्टार्ट किया है। सबसे पहले दोबारा बता रहे हैं कि फाई जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस वो किसी सरफेस से नॉर्मली पास करती हैं। इसका ऐसा यूनिट वेबर होता है, CGS मैक्सवेल होता है। तो एक मैक्सवेल के अंदर 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स खुद एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फाई जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। नंबर 2 पॉइंट हम ले रहे डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो, जिसका फॉर्मूला होता है B=φ/a। तो फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, ए एरिया वेक्टर है। ऐसा यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, टेस्ला होता है। अगर फ्लक्स को हम 1 वेबर माने, एरिया 1 मीटर स्क्वायर माने, तो अगर हम ये सिस्टम में चलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला की जगह पे गॉस आ जाएगा। दिस इज 1 गॉस, T स्टैंड्स फॉर टेस्ला। तो ये क्विक रीजन है। तो बोर्ड एग्जाम हो या CBSE बोर्ड हो, जहाँ ठीक है MCQ, जिसमें भी MCQ आने वाले हैं, चाहे दिसंबर टेस्ट है, जनरल डिस्कशन है, उस सब में हेल्पफुल होंगे। तो 1 गॉस के अंदर 1 मैक्सवेल, फ्लक्स का यूनिट मैक्सवेल हो जाएगा, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप रिलेशन देखना चाहते हैं कि टेस्ला बड़ा है या गॉस बड़ा है, तो 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर ओवर 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसका जब स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखते चलने, कंसंट्रेशन से मेरी आवाज को सुने। थोड़ा सा जो बोलने का स्पीड है, फ्लो थोड़ा फास्ट कर लिया है, ताकि ज्यादा टॉपिक कवर हो सके थोड़े टाइम के अंदर। 10⁸ हो गया, ये 10⁴ हो गया, तो मैक्सवेल ओवर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा गॉस बनता है। तो एक टेस्ला के अंदर 10⁴ गॉस होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए ऊपर वेक्टर डालते हैं। थ्योरी आप डिटेल में अपनी बुक से पढ़ सकते हो, NCERT बेस्ड है। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पहले पार्ट 1 वीडियो में हमने बता दिया है। किसी कॉइल के अंदर अगर हम मैग्नेट उसके पास लेके जाते हैं, ठीक है, मैग्नेट पास लेके जाते हैं, तो इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होने के कारण इसके अंदर इंड्यूस EMF सेटअप होती है। उसके कारण एक इंड्यूस करंट सेटअप होता है, वो गिवन गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। जितना रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट फास्ट होगा, उतनी इंड्यूस EMF की वोल्टेज, इंड्यूस EMF की वैल्यू और इंड्यूस करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो E जो पैदा होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू d∅dt। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो इस क्लोज सर्किट में करंट पैदा हुआ इंड्यूस करंट, वो चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, उसकी डायरेक्शन पता नहीं चलती। तो लेंजेस लॉ जो साइंटिस्ट था, उसने हमें डायरेक्शन बता दी है, E=- d∅dt। तो नेगेटिव साइन ये शो करेगा जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF है उस डायरेक्शन में होगी जिसने इसको प्रोड्यूस किया। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF
is such that it opposes the cause which produces it. तो ई को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। सेल्फ इंडक्शन लॉन्ग सोलेनोइड के क्या होती है, जैसे सिंपल कॉइल की बात कर रहे हैं, ये पहले वीडियो में हो चुका है। एक सिंपल कॉइल के अंदर जब करंट पास करते हैं, करंट पास करने से सोलेनोइड बन जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है। जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, चाहे इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होता है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक एंड नॉर्थ बन जाता है, ये पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुका है पार्ट 1 में। नॉर्थ बन जाता है, एक साउथ बन जाता है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर से जाती है नॉर्थ टू साउथ, अंदर पास करती है साउथ टू नॉर्थ। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है विद द कॉइल वो डिपेंड करता है करंट कितना ज्यादा है। कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी एल लगेगा, तो एल हम बोलते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसी को कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या हो जाएगा, 5/I। अगर आई की वैल्यू 1 यूनिट हो जाए तो हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, हेनरी। याद करना है, कैपिटल एच डाल देते हैं, स्मॉल लेटर में हेनरी लिखेंगे। आल्सो इक्वल टू -d/dt होता है, तो फाइव की वैल्यू पुट करेंगे, Li है, ये देखो, माइनस एल कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी एल है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बाहर आ जाएगी, -d/dt हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो माइनस साइन छोड़ देंगे, देखो माइनस साइन यहाँ छोड़ दिया है, ठीक है। तो एल क्या बन जाएगा, E/d/dt। ई का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट। d/dt क्या हो गया, dt ऊपर शिफ्ट कर देंगे, करंट नीचे रह जाएगा, d/dt इस चेंज इन टाइम, टाइम सेकंड में आ जाएगा, और करंट हमारा एम्पियर में आ जाएगा। तो 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर 1 ओम होता है, तो 1 ओम सेकेंड, 1 ओम सेकेंड। तो 1 हेनरी का यूनिट 1 ओम सेकेंड होगा, या 1 वोल्ट पर एम्पियर इंटू सेकेंड होगा, एम्पियर ऊपर ले जाके -1 कर सकते हैं। तो ये क्विक रीजन है, ध्यान से सुनते चलें। अब फॉर्मूला ये पेपर पूछा जा सकता है, सेल्फ इंडक्टेंस और लॉन्ग सोलेनोइड क्या होती है, ये किन पैरामीटर डिपेंड करती है, गुड क्वेश्चन है। तो एक लॉन्ग सोलेनोइड लेंगे जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, डायमीटर बहुत स्मॉल है, जब इसमें करंट पास करते हैं आई तो इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है, ये लॉन्ग सोलेनोइड बन जाती है। तो मैं कॉइल के बाहर से लाइंस ऑफ फोर्स जाती है नॉर्थ टू साउथ, अंदर जाती है नॉर्थ टू, ये नॉर्थ मान लेते हैं, ये साउथ मान लेते हैं, एक एंड। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है इनसाइड द सोलेनोइड, ये चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी, μ0 Ni होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड। मैग्नेटिक फ्लक्स एक टर्न के साथ कितना लिंक होती है, B/A। ए क्या है, एरिया ऑफ द सोलेनोइड, एरिया ऑफ 1 टर्न ऑफ द सॉइल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अकेले के लिए टर्न के साथ लिंक होगी, φ=BA। बी की वैल्यू पुट करेंगे μ0 Ni। अब इसके अंदर कितनी टर्न्स है, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास 14। और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी मानी है L। तो नंबर डेंसिटी, 1 स्मॉल m का मतलब है नंबर डेंसिटी, कैपिटल N का मतलब है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्न्स कितनी सोलेनोइड में होंगी। तो हम क्या करेंगे, नंबर डेंसिटी को गिवन लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स का। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगी पूरी सोलेनोइड के साथ, वो एक एक टर्न के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है और जितनी टर्न्स है उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो NL इंटू μ0 Ni आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हमें बताया कि फिर हमने अभी पीछे पढ़ा है ना, सेल्फ इंडक्शन क्या होती है, φ=Li। तो ये भी फाई का आंसर है, ये भी फाई का आंसर है, हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे आई से आई कैंसिल हो जाएगा, जो आई से आई कैंसिल, जो बाकी बचे आंसर वो एल का आंसर होगा। तो एल का आंसर हम याद रखेंगे, इसको याद रखें, कमिट टू मेमोरी, μ0 N² LA, ये रिजल्ट है। MCQ सीधा इस पे पूछा जा सकता है। अगर n की वैल्यू पुट कर दें, n की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, नंबर टर्न्स क्या होती है NL, n क्या हुआ N/L। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं स्मॉल n की वैल्यू N/L, तो ये बन जाएगा N² / L², LA।
तो एक एल कैंसल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ओवर ए ओवर एल, ये भी याद रखना है रिजल्ट। तो एमसीक्यू इस पे भी हो सकता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो पंजाब स्टेशन बोर्ड का जो पेपर है उसमें 35 एमसीक्यू आने हैं, 28 क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, 7 जो क्वेश्चन होंगे 1 मार्क एमसीक्यू बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। अब हमने पास आ गया, इसके अंदर जो हमने एयर कोर ली थी, क्यों से एयर कोर सोलनाइड, अगर इसके अंदर हम कोई कोर रख दें, कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दें, तो जो कोफिशिएंट ऑफ सेल इंडक्टेंस होता है वो म्यू आर इंटू एल हो जाएगा। म्यू आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम होती है। तो मतलब इंडक्टेंस बढ़ जाएगी अगर इस कोर, इसके अंदर कोई कोर मैग्नेटिक मटेरियल का रख देंगे, चाहे सॉफ्ट एंड कोर रख लें। अब देखेंगे जो एल है हमारा, वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहला तो म्यू नोट आ गया, ठीक है, फिर एन आ गया, फिर एल आ गया, फिर ए आ गया, सबके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, कैपिटल एल की वैल्यू बढ़ेगी। नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन नंबर डेंसिटी बोल लो, या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या नंबर ऑफ टर्न्स बोल लो, है ना, चाहे एन नंबर ऑफ टर्न्स बोलो, चाहे स्मॉल एन बोल लो। और नेचर मटेरियल डिपेंड करेगी, हमने एयर रखा है, कौन सा कोर रखा है। ओके, नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एल इज इक्वल टू ई बाई डी टी होता है। ई हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, वर्क डन ओवर चार्ज होता है। वर्क डन का फॉर्मूला हम याद रखेंगे, m1L2T-2, चार्ज का एम्पीयर इनटू टाइम होता है। तो आप देखोगे फॉर्मूला बन गया m1L2T-3 एम्पीयर-1। आप याद रखो इंड्यूस ईएमएफ को। डी क्या होता है, A1T1, कंपेयर करंट का यूनिट एम्पीयर, टाइम का टी। अब दोनों वैल्यू पुट करेंगे, ये ई की वैल्यू आ गई, ये इसकी आ गई, सॉल्व करेंगे। आप एज इट इज डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, m1L2T-2 एम्पीयर-2। नेक्स्ट देखेंगे सेल्फ इंडक्शन को हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस अगर दो सोलनॉइड ऐसे लगी हो सीरीज में, तो जैसे रेजिस्टेंस सीरीज होता है, ऐसे इंडक्टेंस सीरीज का सेम रिजल्ट है। जैसे रेजिस्टेंस दो पैरेलल में होते हैं, ऐसे दो इंडक्टर पैरेलल में लगे हों, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल रिजल्ट यहाँ भी लग जाता है। कंबाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/LP इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। सॉल्व करेंगे, ये रिजल्ट हो जाएगा। ये भी हम याद रखेंगे, न्यूमेरिकल भी सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनर्जी स्टोर इंडक्टर, रिजल्ट याद कर लो, 1/2LI²। आई क्या है, इंस्टेंस वैल्यू नहीं है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन द गिवन सर्किट है। इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना है। अभी थोड़ी देर पहले पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने सेल्फ इंडक्टेंस को डिटेल में बता दिया, यहाँ भी उसका शॉर्ट समरी कर दिया है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है कि एक दो कॉइल्स लेंगे, दो को पास पास में रखेंगे। अगर एक कॉइल में करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्राइमरी के साथ लिंक होता है 1 नंबर कॉइल के साथ, वो दोनों कॉइल्स म्यूचुअली इंडक्टिवली कपल्ड होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स के लॉस को मिनिमाइज करते हुए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी में लिंक होगा, वो डिपेंड करेगा कितना प्राइमरी में करंट ज्यादा है। तो प्राइमरी में ये प्राइमरी होगी, ये हमारी सेकेंडरी होगी। तो प्राइमरी में करंट चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी काउंट करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी। तो यहाँ भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा। तो m क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगी, φs/IP। अगर IP की वैल्यू 1 हो जाएगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड, जिसको m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो न्यूमेरिकली इक्वल टू magnetic flux link with the secondary when unit current passes through the primary होगा। नेक्स्ट सर्ट देखें, ऐसे ही हम E इक्वल टू -d∅dt करेंगे। अब क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन द सेकेंडरी हम मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए जो इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगी वो भी हम सेकेंडरी में लेंगे। तो इंड्यूस ईएमएफ सेटअप इन द सेकेंडरी इज इक्वल टू -d∅dt। तो फ्लक्स भी सेकेंडरी काउंट करेंगे। तो φs की वैल्यू क्या है, MIP, m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dIP/dt हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा। माइनस साइन छोड़ देंगे तो मैंने इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, mdI/dt। इस तरीके से m निकाल लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड, ये बन जाएगा ES/dIP/dt। अगर dIP/dt मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी इज 1 यूनिट, तो m की वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल टू ES हो जाएगी।
इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम डायमेंशन फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल इंडक्टेंस का ऐसे यूनिट भी हेनरी है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का ऐसे यूनिट भी हेनरी है। तो हेनरी को लिखना है तो स्मॉल HENRY, अगर इसका सिंबल डालना तो H। तो यहां से देखेंगे E का वोल्ट, DIP मीन्स करंट, DT मीन्स टाइम, तो सेकंड ऊपर चले जाएगा। 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, ये ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR। तो R क्या होता है? V ओवर I। तो 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर को हम 1 ओम कहते हैं। 1 हेनरी 1 H मीन्स 1 ओम इंटू सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला आप याद रखोगे M1L2 T-2। जो आंसर हमारा L का है, देख लेते हैं L का आंसर क्या निकाला था। L डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L देखो, M1L2 T-2 A-2 बिल्कुल सेम होगा। M1L2 1 वेट T-2, देखो यहाँ -2 क्या आना चाहिए यहाँ पे? -2, तो यहाँ आ रहा है -2। ये देखो यहाँ आ रहा है -2। तो इसके लिए क्या करेंगे? अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालनी हो, सॉरी ये यहाँ पे देखो A-2 डायमेंशन फॉर्मूला -2। अब यहाँ चलेंगे फाई इक्वल टू BA। तो B कैसे निकाल लेंगे हम? लॉरेंस फोर्स लगा लेंगे, F इक्वल टू QB साइन थीटा। साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, F की वैल्यू QB होगी। Q चार्ज है, V वेलोसिटी है, V मैग्नेटिक फील्ड है। फोर्स का फॉर्मूला M1L1 T-2, चार्ज का AT कंपेयर इनटू टाइम, वेलोसिटी M0L1 T-1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा M1L1 कैंसल, T-1 -2 और एम्पियर, ये देखो ये -1 है, दिस इज -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा। फाई होता है B इंटू A, एरिया होता है L स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो ये बन जाएगा M1L2 T-2 एम्पियर -1। आप याद रखो इसको भी। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी याद रखो, डायमेंशन फॉर्मूला M भी याद रखो, डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, प्रैक्टिस से याद हो जाता है। इंड्यूस EMF भी याद रखो, वर्क डन ओवर चार्ज M1L2 T-3 एम्पियर -1। ये मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द कॉइल 1/2 Li स्क्वायर, L0 भी लिख सकते हैं, कई बार ऐसे लिखा होता है। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बटा वॉल्यूम, आप रिजल्ट याद रखोगे B²/2μ0। ठीक है, ये एनर्जी होगी जूल, वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। ये एनर्जी डेंसिटी का यूनिट है। और μ0 क्या है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? 1/2 एप्सिलॉन E0 स्क्वायर। एप्सिलॉन हमारे पास है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा कंटिन्यूटी के अंदर थोड़ा फास्ट स्पीड से रिवीजन बोला गया है। तो आगे एक अगला कंसेप्ट ले रहे हैं हम, जल्दी जल्दी से चाह रहे हैं कि कंटेंट हो जाए। मोशन ये है, किसी भी एक कंडक्टर को, रेक्टेंगुलर शेप कंडक्टर को V वेलोसिटी से जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं, आउटसाइड या इनसाइड, तो इससे होता क्या है? एरिया लिंक विद द कॉइल चेंज होता है। एरिया लिंक कॉइल होने से फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से d∅dt इंड्यूसमेंट सेटअप होती है। उस इंड्यूसमेंट का इसके अंदर करंट पैदा होता है। उस करंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है? मैं इसे हाथ जैसे बन पाया बना देता हूँ। देखिए ध्यान से, फर्स्ट फिंगर अगर राइट हैंड की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो, सेकंड फिंगर टुवर्ड्स इंड्यूस करंट हो, जो थंब है वो टुवर्ड्स मोशन ऑफ द कंडक्टर होता है, टुवर्ड्स ये हमारे पास रहेगा। इस डायरेक्शन में हमने उसको पुश किया। फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, second finger towards induced current, and F starts for motion. Motion means whether you are pushing it outside or inside. तो एक यूनिफॉर्म कंडक्टर को जिसकी लेंथ L है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के V वेलोसिटी से पुल करते हैं, तो उसके अंदर इंड्यूसमेंट सेटअप होती है। उस इंड्यूस की डायरेक्शन जो है वो आई है फ्रॉम A to D यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल।
तो ई किस पे डिपेंड करती है, एल पे, वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर आपके पास इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है तो करंट निकाल सकते हो। करंट क्या होता है, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, ये आर आ जाएगा। कितनी फोर्स लग रही है उस कंडक्टर के अंदर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, हम कंडक्टर को राइट पुल कर रहे हैं, तो इंड्यूस करंट के कारण, यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये इंड्यूस करंट सेटअप होने के कारण कंडक्टर को इस तरफ पुश हो जाएगा। जो मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स लगेगी गिवन कंडक्टर ऑफ लेंथ एल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो जब रखते हैं तो फोर्स लगती है F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, थीटा 90 है। ये फोर्स इसको लेफ्ट की तरफ पुश करेगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, हम याद रखेंगे जेड को, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी ओवर आर। जिस पावर से हमें कंडक्टर को पुल करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस फोर्स, क्योंकि ये फोर्स कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वापस लेके जाएगी। हम पुल आउटसाइड कर रहे हैं, ये वापस पुशिंग हो जाएगी इनसाइड। अगर हम चाहते हैं कांस्टेंट वी वेलोसिटी से कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जस्ट सी वेट, इस कंडक्टर को v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी v से अगेंस्ट दिस फोर्स पुल कर लें आउटसाइड, ठीक है, तो कितनी पावर लगेगी, कितनी पावर कंज्यूम होगी, उसका रिजल्ट हम याद रखेंगे। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर आर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर और ए लूप, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वी इज द वेलोसिटी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। एडी करंट को हम फोकार्ड करंट भी कहते हैं। एडी करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण किसी कंडक्टर को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर सर्कुलर लूप्स के अंदर क्या सेटअप हो जाते हैं, उसके अंदर सर्कुलर लूप में करंट सेटअप हो जाते हैं ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसको एडी करंट्स बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में आप थ्योरी बुक से पढ़ लीजिए, यहाँ पे अभी इतना टाइम नहीं है शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो एडी करंट का दूसरा नाम क्या है, फोकार्ड करंट्स। अब अगला एक डेरिवेशन और है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड। अगर हम एक नंबर कॉइल में करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा, 2 नंबर के साथ। इसको प्राइमरी कह लो, इसको सेकेंडरी कह लो, ठीक है। तो एक बार आंसर आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अगर उल्टा करेंगे, कॉइल नंबर 2 में करंट पास करेंगे, फ्लक्स 1 में नोट करेंगे, वेरी करता हुआ करंट, वेरी हो रही इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल या प्राइमरी, हम नोट करेंगे, उसके इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगी, उसके कारण M21 क्रिएट हो जाएगा। अगर प्राइमरी में करंट पास करते हैं तो M12, सेकेंडरी में करंट पास करते हैं तो M21। जब इन डेरिवेशन को सॉल्व किया जाएगा, लॉन्ग डेरिवेशन है, आपने रिजल्ट याद कर लेना है, म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, दोनों कॉइल म्यूचुअली इंडक्टिव कपल्ड हैं, उनके बीच में एयर है, एयर कोर, इसमें म्यूचुअली इंडक्टिव 2 सोलेनॉइड्स है। नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में अलग अलग है, एक में मान लो 5 है, एक में 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है, नंबर डेंसिटी अलग अलग है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड जो है वो सेम है, एरिया सेम है। तो म्यू नॉट N1 N2 AL दोनों का, M12 या M21। तो अगर हम N1 की वैल्यू पुट कर लेंगे N1 ओवर L, N2 की वैल्यू पुट कर लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो जब सॉल्व करेंगे तो एक L कैंसिल हो जाएगी, ये आंसर देगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 सोलेनॉइड, चाहे 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकाल लें या 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकाल लें, आंसर सेम आएगा। आपने इसको याद रखना है, चाहे इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस फॉर्म में भी, ठीक है। प्रैक्टिस जारी रखें। अब थोड़े से एमसीक्यू करके जो भी थ्योरी पढ़ी है वो देखें क्या हमें समझ आ गई है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वेबर। लेंजेस लॉ कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को डिपेंड करती है, सबको पता है, लेंजेस लॉ ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, फाई। फाई का फॉर्मूला देखो, जल्दी से दिखाते हैं, मैंने कहाँ पढ़ाया है। स्क्रीन को देखते चलो, ये देखो फाई लिखा है M1 L2 T-2 एम्पियर -1, आप इसको याद रखो, T-2 एम्पियर -1, M1 L2 T-2 एम्पियर -1। मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। यूनिट क्या है, टेस्ला। सीधे क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूनिट है, ये भी याद रखोगे।
वापस चलते हैं स्लाइड पे। कहाँ है हमारे पास बी, ये रहा। बी का यूनिट है m1 L0 t-2 एम्पियर -1, m1 L0 t-2 एम्पियर -1, याद रख लीजिए। और m का क्या है, m1 L2 t-2 एम्पियर -2। फाई का क्या है, एम्पियर -1 से फाई है, एम्पियर -2 से L और M है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्टेंस। और B क्या है, M1 L0, लेंथ नहीं आ रही आंसर के अंदर। लेट अस सी द ऑप्शन M1 L0, ये रहा सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 1 मार्क क्वेश्चन 1 मिनट में होना चाहिए। अगर फ्लक्स इतनी है तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन। सी हियर, ई क्या होता है, d∅/dt। अगर हम d/dt करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 का आंसर आएगा। टी स्क्वायर की डिफरेंशिएट होती है 2t, टी की डिफरेंशिएट होती है 1, और डिफरेंशियल कांस्टेंट का होता है 0, तो आंसर आ गया 2t + 1। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू पुट करोगे 2 + 1 तो 5। अगर तो 5 का ध्यान से देखिए, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के ऐसे यूनिट गिवन है साथ में वेबर, तो मैग्नेटिक फील्ड को आपने टेस्ला में लिखना है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो आंसर होंगे 5, 4, 3, 2। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होना चाहिए, 5 टेस्ला। इंड्यूस इन ए कंडक्टर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमें याद रखना चाहिए। मैं वो क्वेश्चन लिए जो बिल्कुल डायरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स। इंडक्शन फर्नेस ऐसी होती है इसमें दो मेटल्स को, एक मेटल हैवी है एक लोअर है, या एक मेटल मेल्ट हो रहा है एक नहीं मेल्ट हो रहा, उसको वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के इंडक्शन भट्टी के अंदर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है, जिससे उसके अंदर एडी करंट सेटअप होते हैं, उसके कारण हीट पैदा होती है, हीट होकर वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर वो सेपरेट हो जाता है। ये प्रिंसिपल है इंडक्शन फर्नेस में। इसका मतलब एडी करंट यहाँ यूज होता है। मैग्नेटिक ब्रेक्स के अंदर भी यूज होता है, स्पीडोमीटर भी। एसी जनरेटर में नहीं होता, एसी जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना यूज होता है, एडी करंट नहीं होता। एडी करंट किस में प्रोड्यूस होते हैं, तीनों में होते हैं, फर्नेस में भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक में भी, स्पीडोमीटर में भी। इसका मतलब आंसर हो गया डी। ये देखिए 1 हेनरी क्या होता है, तो हमें पता चल चुका है 1 हेनरी क्या होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर इनटू सेकंड। ये बिल्कुल सही है, इसी को बोलते हैं 1 ओम सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, अब अपने कीजिए, मैं बार बार बताने नहीं वाला। जो एल का आंसर है वही एम का आंसर है। इसमें m1 L2 t-2 लेना है, 7 एम्पियर -2 लेना है, ये आंसर। तो सिंपलेस्ट एंड इजियर क्वेश्चंस। सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग सोलेनोइड डिपेंड किस पे करता है, अगर नंबर टर्न्स को डबल कर दोगे तो एल का आंसर क्या था, μ0 n²। ठीक है, एल ए जो भी होगा, अगर नंबर टर्न्स को हम डबल करते हैं तो साफ चल रहा है एल क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। जब भी चेंजिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं किसी भी कनेक्टर में तो इंड्यूसिंग सेटअप होती है। ये कौन कहता है, साइंटिस्ट न्यूटन कहता है, नहीं। ओम्स लॉ कहता है, नहीं। किरचॉफ लॉ कहता है, नहीं। तो कौन कहता है, फैराडे लॉ। कॉज ऑफ इंड्यूसिंग किसी भी क्लोज सर्किट में क्यों होती है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, नहीं। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, जब तक d∅/dt नहीं होता इंड्यूसिंग सेटअप नहीं होती। डिफरेंशियल फार्मूला ऑफ m वही है जो l है, m1 L2 t-2 एम्पियर -2। एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल बेस करता है, तो ये बिहेव करता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। ये कुछ क्वेश्चंस करवाए गए हैं, तो सबसे इजीएस्ट वर्जन हैं, फिर आगे इसके न्यूमेरिकल वर्जन भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह के आप शॉर्ट वीडियो से रिवीजन करोगे तो आपको कंसेप्ट कम क्लैरिटी होती जाएगी और आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया। हाँ जी बच्चों, ये मैंने एक सेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक शॉर्ट वीडियो बनाया आपके लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ये क्विक रिवीजन है, इसको करने के बाद आप अपनी बुक से, एनसीईआरटी बुक से या कोई भी एमसीक्यू बेस्ड बुक को, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उनको ट्राई कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।